अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। टर्की की जानिब से बनाया जा रहा हवा स्टैंड ऑफ जैमर, उसकी पहली पिक्चर जो है एसेलसान और टूसस की जानिब से रिलीज़ की गई है। हवा जो है एक बहुत ही एंटिसिपेटेड स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसको जो है सिविलियन एयरक्राफ्ट बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 में मॉडिफिकेशन के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट की बहुत हाइप मौजूद है, क्योंकि एक तो ये जल्द ही टर्की की सर्विस में शामिल होने वाला है। टोटल 4 प्लेटफॉर्म जो हैं अभी के लिए टर्की की जानिब से इस हवा स्टैंड ऑफ जैमर के इस्तेमाल किए जाएंगे। ग़ालिबन इस साल या अगले साल तक ये तमाम के तमाम एसेट जो हैं वो टर्की की सर्विस में शामिल हो जाएंगे और इसी के साथ पाकिस्तान भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा। और इसके लिए जो एक बॉम्बार्डियर ग्लोबल पाकिस्तान के पास अभी मौजूद है, वो उन्होंने टर्की में मॉडिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है। मोस्ट लाइकली जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट टर्की की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी का इस्तेमाल पाकिस्तान की जानिब से भी किया जाएगा और ऐसा मुमकिन है कि मज़ीद हवा सौच यानी स्टैंड ऑफ जैमर जो है मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जानिब से एक्वायर किए जाएँ। क्योंकि अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान के पास एग्जिस्टिंग डसॉल्ट DA-20 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि अगेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए इन हवा सोच एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर मोस्ट लाइकली ये सारी की सारी फ्लीट यानी 2 से 3 एयरक्राफ्ट जो डसॉल्ट DA-20 के पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, तो फिर वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म ही जो हैं फिर हवा स्टैंड ऑफ जैमर के साथ रिप्लेस किए जाएंगे। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इस हवा स्टैंड ऑफ जैमर को जो है लॉन्ग रेंज, हाई ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। इसकी रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 6000 नॉटिकल माइल्स यानी 11100 किलोमीटर के आसपास है। सर्विस सेलिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 51,000 फीट के आसपास है। इसकी एंड्योरेंस जो है ये तकरीबन 11 से 14 घंटे मिशन प्रोफाइल के हिसाब से ऑपरेट कर सकता है और इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन ही ऐसा किया जा रहा है कि ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में एंटर हुए बगैर ही स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ऑपरेट कर सकता है, यानी एनिमी के एयर डिफेंस रेंज से बाहर रह के तमाम काम जो है वो ऑपरेट कर सकता है। जहाँ तक इंडिजिनस डेवलपमेंट की बात रही तो एसेलसान ने तमाम मिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है इंडिजिनसली डेवलप किए हैं। टूसस की जानिब से जो है एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन और ओवरऑल इंटीग्रेशन हैंडल की गई है, यानी ये प्योरली जो है एक टर्किश इंडिजिनस कैपेबिलिटी होने वाली है। और आई एम नॉट श्योर कि 100% ये टर्किश कैपेबिलिटी होगी, बट एक हाई चांस है कि मोस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज़ जो कि इस हवा स्टैंड ऑफ जैमर के अंदर इस्तेमाल की जाएंगी, उसमें फिर बाकी वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इसके बेसिकली 3 से 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है जो कि परफॉर्म कर सकता है। इसमें सबसे पहला रेडार इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक अटैक। तो ये एनिमी के एयर डिफेंसेस, रेडार्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और मिसाइल गाइडेंस के रेडार्स जो है डिटेक्ट करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको लोकेट करता है और फिर जैम या डिसीव या सप्रेस करता है। इसके अंदर एक बहुत एंटिसिपेटेड एसा रेडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो उसकी बेस पे डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी जैमर्स को इस्तेमाल करते हुए ये एनिमी के रेडार सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, ऑल्टर करता है और उसको रीप्ले भी कर सकता है डिसेप्शन या स्पूफिंग के लिए। मतलब एनिमी का रेडार जो है एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। फिर उसमें दूसरा कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक अटैक आ जाती है, यानी कॉमेंट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। इसके ज़रिए जो है वो एनिमी की रेडियो कम्युनिकेशंस और डेटा लिंक्स को इंटरसेप्ट करता है और कम्युनिकेशन जैमिंग्स कंडक्ट करता है। उसके अलावा जो नॉर्मल जैमिंग से बचने की टेक्निक होती हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग या स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स वगैरह, उसके अगेंस्ट भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। थर्डली इसका सेल्फ प्रोटेक्शन सब सिस्टम, इसके अंदर रेडार वार्निंग रिसीवर्स, मिसाइल वार्निंग और काउंटर मेयर्स की एबिलिटी मौजूद है। ग़ालिबन इसके अंदर लेनार्डो का DIRCM यानी डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेयर रिपोर्टेडली इंटीग्रेट है, जो कि इनकमिंग इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। मैंने जैसे पहले मेंशन किया था कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो कि इस हवा स्टैंड ऑफ जैमर के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो टर्की के हैं। तो एक नेचुरल सवाल जो कि लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली लेनार्डो का प्रोडक्ट जो है वो ऑब्वियसली लेनार्डो जो है वो इटली की कंपनी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि लेनार्डो की डायरेक्ट प्रेजेंस जो है वो टर्की के अंदर भी मौजूद है और लेनार्डो टर्की के नाम से एक फुली ओन्ड सब्सिडरी जो है वो टर्की के अंदर ऑपरेट की जाती है। इसमें एक और एस्पेक्ट जो कि अगेन पाकिस्तान और टर्की दोनों के हवाले से अहम होने वाला है, वो एक टैक्टिकल डेटा लिंक के थ्रू ऑपरेशन की सलाहियत है। कुछ अर्से पहले इस हवाले से हमें न्यूज़ देखने को मिली है कि पाकिस्तान और टर्की की जानिब से एक इंडिजिनस डेटा लिंक की डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। सो इट्स पॉसिबल कि उस टैक्टिकल डेटा लिंक के थ्रू जो है आप
फॉर एग्जांपल अपने एसेट्स तो कम्युनिकेट उनके साथ कर ही सकते हैं, बट आपकी ओवरऑल दोनों कंट्रीज़ की इंटीग्रेशन जो है, ये कम्युनिकेशन वो टैक्टिकल डेटा लिंक के थ्रू की जा सकती है। यानी पाकिस्तान के हैवा स्टैंड ऑफ जामा के थ्रू जो है आप टर्की की F-16 के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अ रियली सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी जो कि फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। इस सिस्टम की डिज़ाइन फ़िलॉसफी जो है वो टर्की के ग्राउंड बेस्ड सिस्टम कोरल यानी कारा स्टैंड ऑफ जैमर ग्राउंड बेस्ड सिस्टम की एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो है इसको डेवलप किया गया है। कोरल का कारा स्टैंड ऑफ जैमर जो है वो एक तरह से टर्की का प्रूवन ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, लेकिन स्टैंड ऑफ की कैपेबिलिटी एयरबॉर्न एसेट के थ्रू जो है टर्की के पास उस तरह से मौजूद नहीं थी, तो उस कैपेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए फिर हवा स्टैंड ऑफ जैमर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि रिपोर्टेडली 4 यूनिट्स जो हैं वो टर्की की जानिब से इस्तेमाल किए जाएंगे, और होपफुली जल्द ही पाकिस्तान का बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 भी मॉडिफाई होकर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर मौजूद होगा, और इसके हवाले से होपफुली हमें इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखने को मिलेंगी। सो रिसेंटली विक्टर गाओ जो कि चाइना के बहुत ही रिवेर्ड एनालिस्ट और एकेडमिक कंसिडर किए जाते हैं, और जिन्होंने डेंग शॉपिंग के अंडर भी काम किया हुआ है, उन्होंने रिसेंटली एक पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट को इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स की जानिब से चांद के मिशन में भी चाइना का साथ दिया जाए। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट का चांद पे सफ़र करना वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र का बायस होगा, तो यकीनन अगर इस हवाले से किसी किस्म की डेवलपमेंट देखने को मिलती है तो ये यकीनन एक नेशनल प्राइड की चीज़ होने वाली है। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड दैट कि अभी विक्टर गो ऑफिशियली जिस पोजीशन पे है उसके अंदर जो है डायरेक्ट चाइना की पॉलिसी वो तरतीब नहीं दे रहे हैं। सो इट्स पॉसिबल कि उनकी जानिब से एनालाइज किया जा रहा हो और इसके हवाले से अभी पॉलिसी के हिसाब से अभी किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग नहीं की गई हो। बहरहाल जिस चीज़ का डिसीजन ले लिया गया हुआ है वो ये कि 2 एस्ट्रोनॉट्स जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं, मोहम्मद ज़ीशान अली एंड खुर्रम दाऊद, वो जो है चाइना में इस वक्त ट्रेनिंग रिसीव कर रहे हैं। 23 मार्च को इस हवाले से हमें चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के स्पोक्समैन की जानिब से कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिली है, और उनके मुताबिक दोनों पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना के अंदर ट्रेनिंग रिसीव कर रहे हैं। इनमें से एक एस्ट्रोनॉट जो है वो पहला फॉरेन एस्ट्रोनॉट होगा चाइनीज स्पेस स्टेशन पे यानी टियांगोंग स्पेस स्टेशन के अंदर, और उस स्पेस स्टेशन पे जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे उसको एक पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पे भेजा जाएगा। लेकिन अभी के लिए इन दोनों की जानिब से बेसिक ट्रेनिंग और प्रोफेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग जो है वो रिसीव की जा रही है, और इसके साथ साथ चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी के लिए भी उनकी जानिब से चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न की जा रही है। सो ये जो है यकीनन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। लेट मी नो, चूँकि आप इन टर्मिनोलॉजी से भी वाकिफ़ होंगे कि जो अमेरिका के स्पेस मिशंस कैरी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, जो रशिया की जानिब से ये स्पेस मिशंस कैरी करते हैं उनको कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है, और इसी तरह चाइनीज़ जो स्पेस मिशन कैरी करते हैं उनको टाइकोनॉट्स कहा जाता है। तो वो पाकिस्तानी जो कि स्पेस में मिशन कैरी करेंगे उनको क्या कहा जाता है? लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।